हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 8th के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो मानव संसाधन है, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर सबसे पहले आए तो संसाधन किसको बोला जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली हर एक चीजें संसाधन कहलाती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में देखें तो उस राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर उस जगह के लोग जो होंगे वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो बाकी कितनी भी संसाधन आपके पास हो, आप उसका सही यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र का सबसे पहला जो संसाधन होता है वो उस राष्ट्र के लोग होते हैं। अगर हम उस किसी भी राष्ट्र के बारे में अगर हमको जानना है तो वहां के लोगों को अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना डेवलप्ड कंट्री है, कितना डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने जो हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है उसको हम लोग और ज्यादा निखार सकते हैं। तो ये एक जो है खासियत होती है संसाधन की। संसाधन को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आदमी को भी आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा होता है वो हमारे तरह ट्यूशन दे सकता है। एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो सकता है उसको आप रोजगार दे सकते हैं, उसको आप जो है वो मजदूरी के लिए रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो आपको मिलता है ना, ये जो खासियत होती है ये एक संसाधन में होती है। आप उसको अलग अलग तरीके में ढाल सकते हो। जैसे उसी लोहा से अगर आप देखिएगा तो एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, और उसी लोहा से अगर आप देखिएगा तो एक जो है वो रेलगाड़ी का निर्माण होता है। तो संसाधन है आपके पास, आप उसको अलग अलग रूप में ढाल लेते हैं। ठीक उसी तरीके से लोग भी संसाधन है और आप उसको अलग अलग तरीके से ढाल सकते हैं। और इसी के कारण क्या हुआ था कि 1985 में जो है वो एक मंत्रालय का निर्माण किया गया हुआ था, जिसको हम लोग मानव संसाधन मंत्रालय बोलते हैं। और इसका यही काम था कि जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके स्किल को हम कितना ज्यादा चेंज करें जिससे एक देश को हम सबसे टॉप लेवल पर पहुंचा सके। तो इसीलिए 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का गठन किया गया हुआ था कि हम उनके स्किल को डेवलप कर करके और उनको अलग अलग जगहों पर जो है उनको लगाएं, जिससे देश को डेवलप किया जा सके। और इस रिसोर्सेज का जो सबसे अहम रिसोर्सेज है मानव, उसको हम लोग और अच्छा बना सके। ये बातें हो गई यहाँ पर। अगर हम लोग देखें तो अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ये शिक्षा के रूप में आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर वाले एरिया में जाइएगा तो वहाँ के लोग आपको थोड़े छोटे छोटे दिखाई देंगे। जो नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए पार्ट होते हैं वहाँ के लोगों का जो मुंह होता है बिल्कुल गोला गोला होता है, आंखें बिल्कुल छोटी होती है। तो ये जो है वो भिन्न होंगे। वहाँ की शिक्षा स्तर भी भिन्न होगी, वहाँ के आयु और लिंग सारे जगहों पर वे सारे तरीके से वे अलग अलग होंगे। जिस तरीके से टोपोग्राफी के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे मिलेंगे, ठीक उसी तरीके से आदमी भी आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के मिलेंगे। उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी होगी वो भी अलग होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग प्रधानमंत्री कौशल योजना की बात करें, PKVYI, तो ये 2015 में जो है इसको स्टार्ट किया गया हुआ था और 2016 से 2020 तक जो है वो अप्रोक्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1 करोड़ लोगों को 2016 से 2020 तक जो है प्रशिक्षित करने का उद्देश्य रखा गया हुआ था। और इसको और ज्यादा बढ़ाने की जो है वो यहाँ पे काम चल रही है। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जनसंख्या वितरण की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको प्रीलिम्स फैक्टर में आप लाइएगा, इसको प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जनसंख्या वितरण किसको बोलते हैं? तो जिस प्रकार लोग भूपृष्ठ पर फैले होते हैं तो उसको हम लोग उस जनसंख्या वितरण का प्रारूप बोलते हैं। उसको जनसंख्या वितरण का उसको प्रारूप बोला जाता है, जिस तरीके से लोग पूरे पृथ्वी पर फैले हुए होते हैं। यहाँ तक की बातों में अगर हम लोग देखें तो विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के केवल 30% भाग पर रहता है। इसको हम लोगों ने पहले देख लिया है कि अगर पूरा पृथ्वी 100% है तो इसके 30% भाग पर पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसका 90% भाग यहाँ रहता है।
यहाँ तक की बातें क्लियर है। अगर अब हम लोग देखेंगे कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर विषुवतीय वृत्त के उत्तर से बहुत अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी जब तक सही नहीं होगी तब तक वहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व किसको बोला जाता है, तो भूपृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और भारत में जो है वो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग और बात करें यहाँ पर, तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड को आप मान लें तो एक वर्ग किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो दक्षिण मध्य एशिया में दिखाई देंगे, इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपको दिखाई देंगे, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरिया होते हैं। अगर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उस जगह पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होगा जहाँ की स्थलाकृति बहुत अच्छी होगी, मतलब कि गंगा के मैदान के पास का जो एरिया होगा ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा। यहाँ पे जो है वो जल की अवेलेबिलिटी होगी, इस कारण से जो है यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगा। यहाँ पे जो है वो अच्छी खेती होगी, यहाँ पे लोगों को एप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो खाने के लिए चीजें मिल जाएगी, तो वो इस जगह पे रहना स्टार्ट करेंगे, इस कारण से यहाँ की जो जनसंख्या होगी वो ज्यादा होगी। जलवायु जिस जगह का बहुत अच्छा होगा वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप मरुस्थल वाला एरिया में देखें, ध्रुवीय प्रदेश में देखें, तो यहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। मृदा जिस जगह की अच्छी होगी वहां पे लोग रहेंगे, चाहे भारत के गंगा के मैदान हो या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, या चीन में हुआंगसी नदी या फिर चांग जिहांग नदी, मिस्र में नील नदी, ये सारे उपजाऊ जगह होते हैं जहाँ पे लोगों का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। जल की अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पे परिवहन बहुत सस्ता होगा, इसके साथ साथ परिवहन के साथ साथ लोगों को खाने के लिए जो है वो मत्स्य मिल जाते हैं, इस कारण से क्या होता है वो मत्स्य पालन में लगे हुए होते हैं, इस कारण से यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी। खनिज की अवेलेबिलिटी होगी तो वो खनिज को निकालने के लिए लगे होंगे, यहाँ पे तेल खनिज वगैरह की बात होती है या फिर लौह खनिज की, हीरे की बात होती है अगर, तो यहाँ पे लोग ज्यादातर बसे हुए होते हैं कि उनको वो इस खनिज कार्य में लगे हुए होते हैं। तो ये सारे चीज जो है वो कहीं ना कहीं से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आर्थिक कारण में जिस जगह पर उद्योग होंगे उस जगह पे आप देखिएगा तो जनसंख्या ज्यादा होगा, क्योंकि जापान में जो ओसाका है जिसको मैनचेस्टर बोला जाता है जापान का, और भारत का जो मुंबई है या फिर अहमदाबाद वाला एरिया होगा, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी क्योंकि उस जगह पे लोगों को रोजगार मिलती है, इस कारण से वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। सांस्कृतिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो भारत धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान पर लोग आकर्षित होते हैं, जैसे कि भारत में अगर वाराणसी की बात करें, वेटिकन सिटी वगैरह जगहों की बात करें, तो यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से जिनको संस्कृति में जिनको आस्था होती है वो इस जगह पे आकर के बसना शुरू कर देते हैं। अगर सामाजिक कारण की बात करें तो जिस जगह पर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे आवास होंगे, वहां पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए पुणे की आप बात कर ले, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ पर आवास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप अपने छोटे से शहर में देख सकते हैं, जिस शहर में अच्छी शिक्षा होती है वहां पर स्टूडेंट जो है वो ज्यादा जा करके रहते हैं, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगी। जनसंख्या में परिवर्तन होने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में हुई वृद्धि का होता है। मान लिया कि 2003 में अगर पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या की अगर हम लोग पूरे भारत की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 1 करोड़ था, 100 करोड़। अगर 130 करोड़ हो जाता है 2020 में तो इसके क्या रीजन होंगे, ये चीज देखने की जरूरत है हमें। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1804 ईस्वी तक जनसंख्या 1 अरब तक थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में क्या हुआ था कि 3 अरब पहुंची थी, और इसी को हम लोग जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। बाकी 1999 में 30 वर्ष की अवधि में ये और दुगनी हो गई। तो इसके पीछे का रीजन ये हुआ कि पहले जो बच्चे होते थे उस 100 बच्चे में से, है ना, 100 बच्चे में से अगर बात करें आप 100 बच्चे में से, तो 30 बच्चे तो
जन्म के समय ही मर जाते थे, क्योंकि उस वक्त खाद्य आपूर्ति इतनी अच्छी नहीं थी, औषधि नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं थे कि बच्चे जी नहीं पाते थे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें अच्छी है, जिसके कारण जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ा और 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, जिसको हम लोग जन्म दर बोलते हैं। और मृत्यु दर को भी सेम तरीके से मापा जाता है, 1000 बच्चों पर जो मृत्यु दर होती है उसको। और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने की क्रिया को हम लोग प्रवास बोलते हैं, और इसी से एक वर्ड बना है अप्रवासी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब प्राकृतिक वृद्धि की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी देश में जन्म और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है इसको प्राकृतिक वृद्धि बोलेंगे। अगर मान लिए कि 100 बच्चा जन्म लेता है, इसमें से 30 बच्चा मर जाता है, ठीक है ना, तो बचा जो 70 है यही यहाँ का प्राकृतिक वृद्धि होगा, क्योंकि 70 बच्चे ही यहाँ के लिए प्राकृतिक वृद्धि होंगे। ना तो हम जन्म दर को मानेंगे ना हम मृत्यु दर को मानेंगे, जो बीच का पोर्शन बच जाएगा वही यहाँ का प्राकृतिक दर होगा। यहाँ की बातें क्लियर है। अगर हम लोग प्रवास अप्रवास की बात करें तो जब एक व्यक्ति एक देश में रह जाता है तो उसको हम लोग अप्रवास बोलते हैं, और उत्प्रवास का मतलब होता है एक देश को जब कोई व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है तो हम लोग उसको उत्प्रवास बोलते हैं। और भारत जो है, यहाँ पे लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, है ना। तो इसको उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में रहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास जो है संख्या बढ़ रही है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव करते हैं। तो अमेरिका में अप्रवास के कारण जो है जनसंख्या बढ़ रही है, और सूडान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा तो यहाँ पे उत्प्रवास के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ की जनसंख्या कम होते जा रही है। तो ये सारी बातें हैं। भारत में भी अप्रवासी जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो इमिग्रेंट होते हैं, जो आपके बांग्लादेश से आकर के यहाँ पे रहते हैं, ये लोग भारत में जनसंख्या बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर जनसंख्या संघटक की हम लोग बात करेंगे तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जनसंख्या बहुत अधिक होगी तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे रोजगार ही होंगे, और ये जो रोजगार व्यक्ति होंगे ये जरूरी नहीं है कि देश के डेवलपमेंट में वर्क कर रहे होंगे। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग छिपी बेरोजगारी का बहुत बड़ा शिकार होते हैं। ये बातें यहाँ तक क्लियर है। एक संसाधन के रूप में अगर लोगों की भूमिका को हमको समझना है तो उनके गुणों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हम तभी एक व्यक्ति को संसाधन के रूप में मान सकते हैं जब वो क्या करेंगे कि अपना 100% जो है वो स्किल्ड रूप में यूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य दशाओं और आय के स्तर से एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जितना पैसा कमाता है, एक डॉक्टर जितना पैसा कमा रहा होता है, एक मजदूर उतना पैसा नहीं कमाता है। तो ये अपने आप में आयु, लिंग, साक्षरता वगैरह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर ये सारे लोग इक्वल होते तो एक ऐसा संसाधन तैयार होता है भारत के लिए, जो भारत को जो है वो वर्ल्ड में एक अलग तरीके से स्टेबल होने के लिए मजबूर कर देता। यहाँ तक की बातें क्लियर है। जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितनी पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे एक आयु वर्ग के हैं, कितनी शिक्षित है और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को जनसंख्या संगठन से प्राप्त होता है। और 1000 पुरुष पे कितनी लड़कियां हैं, कितनी जो है वो औरतें हैं, इसको जानने के लिए भी हम लोग जनसंख्या संगठन को ही जो है एनालाइज करते हैं। यहाँ तक की बातें हो गई क्लियर। ये चीज सारे हमें पढ़ना था, बाकी इस ग्राफ से कभी क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग मानव संसाधन के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में आप प्रीवियस में 6th क्लास के 7th क्लास के जो ज्योग्राफी के आपको समरी दिए गए हुए हैं उन सारे को जरूर देखिएगा, वो आपके बेसिक नॉलेज को बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करेगी। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक